हेलो नमस्ते मित्रों, जैसा कि मैंने कहा है कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि संधि बिना नियमों के। हमने कल स्वर संधि के अंदर कुछ ऐसा ही प्रयास किया। व्यंजन संधि थोड़ी जटिल है, लेकिन यदि आप लगातार इससे जुड़े रहे तो आपको ये मेरा विश्वास है कि आसानी से संधि आ जाएगी। चलिए देखते हैं आज व्यंजन संधि। लिखा हुआ भी है व्यंजन एवं व्यंजन संधि। पहले हम व्यंजनों का परिचय प्राप्त करेंगे। यदि व्यंजनों का परिचय प्राप्त कर लिया है तो संधि आसानी से आ जाएगी। देखते हैं व्यंजन। कुल हमारे व्यंजन कितने हैं? कई सारे प्रश्न बनते हैं व्यंजनों को लेकर। ये अपने आप में कई सारे प्रश्नों को समेटे हुए हैं। व्यंजन कितने हैं, वर्ण कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, कई प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसलिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। व्यंजन हमारे पास मूल व्यंजन 33 है। कितने हैं? 33। कई प्रश्न उठ रहे होंगे, आराम से देखिए, सारे प्रश्नों का हल निकल जाएगा। व्यंजन 33 होते हैं। उनमें से कुछ होते हैं वर्गीय और कुछ होते हैं वर्गेतर, अर्थात गैर वर्गीय। वर्गीय व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन, ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क, च, ट, त, प। क वर्ग के 5, ट वर्ग के 5, च वर्ग के 5, त वर्ग के 5, इस प्रकार से 5, 5, 5, 5 और 5, 25 ये वर्गीय व्यंजन है। प्रश्न पूछा जा सकता है वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। व्यंजनों की मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इसके अलावा वर्गेतर व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व, ह, श, श। कुल मिला के ये कितने हो गए? 8। तो प्रश्न ये भी बन सकता है वर्गेतर व्यंजन कितने हैं? वर्गेतर व्यंजन है 8। कुल मिला के 25 + 8 हो गए 33। तो और भी प्रश्न है। संयुक्त व्यंजन हमारे पास पता है, हमने हिंदी के अंदर क्ष, त्र, ज्य और श्र को संयुक्त व्यंजन के तौर पे प्रयोग किया है। हमने मानक हिंदी में इनको अपनाया है। इनकी संख्या है 4। अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये हमारे पास एक ही चिन्ह के रूप में माना जाता है। इनकी गिनती एक ही मानी जाती है, इसलिए एक ही लिखा है। विसर्ग हमारे पास वर्णों के अंदर गिना जाता है, इसलिए इसको भी एक ही गिनती में। द्विगुणन व्यंजन आपको पता है कि ट और त के अंदर आपके पास ड और ढ जो आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, इस ट वर्ग के अंदर ड और ढ नीचे नुक्ता का प्रयोग हो रहा है। ये द्वित्व गुणन का अपने आप में प्रभाव रखते हैं, इसलिए इनको द्विगुणन व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। यह आर का प्रभाव रखता है, इस वजह से इनके अंदर इनकी संख्या 2 मानी गई है। और स्वर हमें पता है, हमने पढ़ा है, टोटल 11 है। तो इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ये 52 हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है। व्यंजनों की मूल संख्या 33 है। यूँ अगर व्यंजन देखे जाएँ आपके पास तो 33 + 4 37, ये 37 व्यंजन भी गिने जाते हैं। कई बार हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन आंकड़ों को देना बहुत ज़रूरी था। अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। इसके अलावा व्यंजनों का अलग अलग कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है, लेकिन मैं अभी केवल और केवल व्यंजन संधि के आधार पर आपको वर्गीकरण बताऊंगा, जिसमें बिना नियमों को पहचाने इन 3-4 वर्गीकरणों के आधार पर आप संधि के लगभग सारे नियम सीख जाएंगे। यूँ वर्णों के अंदर कई सारा विभाजन देखने को मिलता है। तो देखते हैं सबसे पहले अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से कहलाते हैं? वर्गों के विषम स्थान। वर्ग कौन से? ये वाले जो व्यंजन हैं वर्गीय व्यंजन। इन वर्गीय व्यंजन में जैसे क, ख, ग, घ और गंगा, यंग, ये आपके पास पहला, ये आपके पास दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये ग। ठीक है ना। तो अल्प प्राण क्या होंगे? वर्गों के विषम स्थान वाले। वर्गों का विषम स्थान कौन सा? 1, 3 और 5। तो वर्गों के विषम स्थान वाले, वर्गों के विषम स्थान वाले जो वर्ण हैं वो अल्प प्राण है। क, ग और घ। इसी प्रकार से च वर्ग के भी, ट वर्ग के भी, त वर्ग के भी और प वर्ग के, सभी के विषम स्थान वाले वर्ण हमारे पास अल्प प्राण कहलाएंगे। इसके अलावा वर्गेतर में य, र, ल और व, ये 4 हमारे पास अल्प प्राण हैं। ठीक है। दूसरा आता है महाप्राण। इनके अलावा क्या बचे? दूसरा और चौथा, अर्थात सम स्थान। तो वर्गों के सम स्थान वाले महाप्राण में शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे पास स, श, श और ह, ये हमारे पास महाप्राण में शामिल होंगे। अगर ये समझ लिया तो बहुत बड़ा संधि का भाग समझ में आएगा। फिर आता है घोष।
वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें घोष कहलाते हैं। किसी भी वर्ग के इन 1 2 3 4 पाँचों वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण घोष वर्णों में शामिल होंगे। इसके अलावा हमारे पास स्वर जितने भी है 11 स्वर, ये 11 के 11 स्वर जो है ये हमारे पास घोष है। क्या है? घोष है। इसके अलावा य, र, ल, व और ह, य, र, ल, व, ह, इसी को सीरीज में मैंने इसलिए रखा है, ये घोष है। ठीक है ना, इनको भी क्या कहा जाएगा? घोष। ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास अघोष होंगे। क्या होंगे? शेष आपके पास वर्गेतर व्यंजनों के अंदर तो अघोष दिया हुआ है, वर्गों का पहला और दूसरा, शेष क्या बचा? ये वाला, ये हमारे पास क्या है? अघोष। तो जितने भी आपके पास वर्ग है उनके पहले और दूसरे क्या है? अघोष है। और स, श, श ये हमारे पास अघोष में शामिल है। बात करते हैं नासिक की। किसी भी वर्ग का पंचम होगा वो नासिक के वर्ण है, नाक से जिसका उच्चारण होता है। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं, हमारे पास संधि के कुछ ऐसे नियम जो नियम ना होकर इन वर्णमाला के ऊपर ही निर्भर है। यदि यह समझ में आ गया तो हम 5 इन नियमों को केवल वर्णमाला से ही निकाल सकते हैं। पहला, जैसा कि नाम दिया मैंने, घोष संधि। घोष का मतलब होता है घोष हो जाना। घोष संधि का मतलब होता है घोष हो जाना। ठीक है ना। उसी प्रकार से अघोष संधि का मतलब अघोष हो जाना। ठीक है ना। अल्प प्राण का पंचम संधि अर्थात अल्प प्राण का पंचम हो जाना। ठीक है ना। म का पंचम का मतलब म का पंचम हो जाना। और उसी प्रकार से म का म ही रह जाना। ये हमारे पास संधियां हैं। कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, किसी प्रकार का क, च, ट, तप के बाद य, र, ल, व वाले नियम याद नहीं रखने हैं। देखिए घोष संधि, पहले पद, आपको पता है किसी भी संधि के अंदर हमारे पास वर्णों का मेल होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको साथ में बताऊंगा। पहले पद का, जैसे एक शब्द दिया हुआ है वाक प्लस ईश, ये हमारे पास पहला पद है और ये हमारे पास दूसरा पद है। पहले पद का अघोष पहले पद के अंत में जो है इसी से हमारी संधि होगी दूसरे पद के पहले से। ठीक है ना। सामान्य संधियाँ यही होती है। तो पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? घोष संधि, पहले पद का अघोष दूसरे पद के प्रभाव से, दूसरा पद ये रहा, दूसरा पद के प्रभाव से स्वयं घोष हो जाता है। तो दूसरा पद क्या होगा? घोष होगा। पहला पद क्या होगा? अघोष होगा। लेकिन इसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा तो ये भी क्या हो जाएगा? घोष। लेकिन ये घोष जो होगा ये अपने वर्ग के दायरे में ही रहेगा, दूसरे वर्ग में नहीं घुसेगा। तो ये आपके पास अघोष है। देखिए अघोष क्या लिखा हुआ है? वर्गों का तीसरा, घोष आपके पास लिखा हुआ है वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष लिखा हुआ है आपके पास पहला, दूसरा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसमें अघोष को हमने माना पहले 2 और घोष को माना आपके पास तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पहले का घोष तीसरा होगा और दूसरे का घोष चौथा माना जाता है। ठीक है ना। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो क्या लिखा हुआ है नियम में? ये नियम है लेकिन हमें वर्णमाला से समझ में आ जाएगा। पहले पद का अघोष दूसरे पद के प्रभाव से खुद भी घोष हो जाएगा। तो इसको यदि घोष होना है तो ये अपने वर्ग में ही घोष होगा। और क वर्ग अपने आप में जो है क, ख, ग, घ और ग, ठीक है ना, पंचम वर्ण। तो इसमें क यदि अघोष है तो क पहला है तो क का घोष क्या होगा? क का घोष होगा तीसरा। ठीक है ना। ये अघोष है, इसका तीसरा होगा। तो संधि क्या होगी? ये अपने आप में वा और क किस में बदल जाएगा? इस घोष के प्रभाव से ग और ई और स। लेकिन आपको पता है कि व्यंजन, ठीक है, व्यंजन के बाद यदि स्वर आ रखा है तो व्यंजन को स्वतंत्र नहीं रखेंगे, मात्रा के रूप में इसके अंदर स्वर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वागीश। क्या हो रहा है? अघोष घोष के प्रभाव से क्या बन रहा है? स्वयं घोष बन रहा है, अपने वर्ग के दायरे में रहते हुए बन रहा है। यदि पहला है यहाँ पर तो वो तीसरा बन जाएगा, दूसरा है तो वो चौथा बन जाएगा। अभी केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बाद कई सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। दूसरा आता है अघोष संधि। अघोष हो जाना, इसका मतलब इस जगह पर, इस स्थान पर हमारे पास यदि अघोष है तो वो घोष बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अपने आप में अघोष, वापस ध्यान दीजिए, अघोष संधि का मतलब होता है अघोष हो जाना।
पहले पद के अंत में हमारे पास, पहले पद के अंत में हमारे पास जो है वो होना चाहिए क्या, अघोष, और दूसरे पद के प्रारंभ के अंदर घोष होगा, ठीक है ना। ये सॉरी घोष है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अघोष। तो अघोष के प्रभाव से वो भी अघोष हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तत् प्लस पर, यहाँ पर ये अपने आप में घोष है और ये अपने आप में अघोष है। नियमों को देख सकते हो आप आराम से, त द किसी भी। अब ये बताइए घोष है क्या, तीसरा चौथा पांचवा, त थ द, इसका मतलब ये घोष है। और प क्या है, पहले दूसरे में शामिल है, तो इस अघोष का इस पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी अपने ही वर्ग का अघोष बन जाएगा। तो मैंने बोला था पहले का तीसरा, चौथे का दूसरे का चौथा, तो वापस उल्टा क्या होगा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे का वापस पहला हो जाएगा, त प्लस पर, तत्पर। तो ये क्या हुआ, घोष जो है वो अघोष के प्रभाव से क्या हो गया, घोष जो है वो अघोष के प्रभाव से स्वयं अघोष हो चुका है। तो घोष संधि और अघोष संधि का मतलब क्या है कि घोष जो है वो है हो जाता है आगे वाले घोष के प्रभाव से, अघोष घोष बन जाता है और अघोष बन जाता है आगे वाले के अघोष के प्रभाव से। तो दूसरे में हमें अगर संधि नहीं आती है तो हमें देखना है कि दूसरे पद के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि घोष है तो ये घोष बन जाएगा, यहाँ पर यदि अघोष है तो ये भी अघोष बन जाएगा। तो इनको देखना है, अपने आप ही पता चल जाएगा। इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन वर्णमाला से होगा, नियमों से नहीं होगा। अगर वर्णमाला से आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो संधि में आसानी से हमें सरलता से उसको मेल करना आ जाएगा। तीसरा, अल्प प्राण का पंचम। अल्प प्राण है क्या, वर्गों के विषम स्थान, वर्गों के विषम स्थान पहला और तीसरा और पांचवा, अल्प प्राण पंचम संधि। अल्प प्राण क्या हो जाएगा, पांचवा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अल्प प्राण हमारे पास जो दे रखा है उस हिसाब से वर्गों के विषम स्थान है, तो 1, 3 या 5 यहाँ पर पहले पद के लास्ट में। मैं आपको एग्जाम्पल देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आता है स ट, सट प्लस आपके पास मास दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, ये अल्प प्राण दिया हुआ है, विषम स्थान, ट ठ ड ढ ण। तो ट क्या है, पहला है, विषम स्थान है। और इसके बाद ये क्या बनेगा, पंचम, क्योंकि आगे वाला क्या दिया हुआ है, पंचम। तो पंचम जो है, पांचवा जो है वो इसको भी पांचवें में बदल देगा, लेकिन ये अपने वर्ग के ही पांचवें में बदलेगा, इसके रूप में नहीं बदलेगा। तो ट का पांचवा क्या है, श और ण, मास। अर्थात कहने का मतलब है आगे वाला पद का पहला। इन तीनों नियमों में हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, आगे वाले पद का पहला वर्ण जो है वो प्रभाव पैदा करके पहले वाले पद को बदल देता है। इन तीनों नियमों में ये है, आगे वाले पद का यदि घोष है तो दूसरे वाले पहले वाले पद का अंतिम वर्ण जो है वो भी घोष हो जाएगा। यदि वह अघोष है तो पहले वाले को भी अघोष कर देगा। यदि वो पंचम है तो अल्प प्राण को क्या बना देगा, पंचम बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, पंचम बना दिया। इसी प्रकार से म के कुछ नियम हैं। म के नियम बहुत सरल है। हम म को ज़्यादातर अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार प्रश्नों में ऐसा पूछा जाता है कि यहाँ पर पंचम रूप वर्ण के रूप में जो अनुस्वार है वह कौन से वर्ग का पंचम वर्ण है, ठीक है ना। कई बार अनुस्वार किसका प्रतिनिधित्व करता है ये पता चलना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं और ये संधि के ही प्रश्न हैं, लेकिन घुमा फिरा के वर्णमाला के आधार पर, शब्द शुद्धि के आधार पर भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे म का आपके पास पंचम हो जाना, म का पंचम होगा यदि म के बाद, यदि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, जैसे पहले पद के अंत में म दिया हुआ है और दूसरे पद के प्रारंभ में आपके पास कोई भी वर्गीय दिया हुआ है, वर्ग व्यंजन का पहला, वर्गीय मतलब क, च, ट, त और प, इनमें से कुछ भी दिया हुआ है, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण अगर इस जगह पर आ जाता है म के बाद, तो म अपने आप ही इनके प्रभाव से ये क्या कर देगा, अपना वाला पंचम में इसको बदल देगा। म को किस में बदल देगा, क अपने वाले पंचम में। अभी भी यही प्रभाव पैदा कर रहा है। सभी नियमों के अंदर एक ही बात हो रही है, कुछ भी नियम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना पंचम कर रहा है। तो शंकर, ये शुद्ध रूप है, शम प्लस कर शंकर, ठीक है ना। हम सामान्य तौर पर इसको हम जो है वो शंकर, एक शंकर, ये कई सारे शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग रूप में लिखते हैं,
सामान्य तौर पर हमारे पास ये पंचम जो है ये शब्द शुद्धि के रूप में पूछा जाता है कि अनुस्वार किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो अभी भी यही प्रभाव डाल रहा है। इसके बाद आता है आपके पास म का म ही रह जाना। अब म क्यों रह रहा है? म इसलिए रह रहा है कि आगे वर्गीय व्यंजनों के तो पंचम होते हैं, तो उनका कोई पंचम रूप आ सकता है, जैसे ण आ सकता है, न आ सकता है, न म आ सकता है, ग आ सकता है। लेकिन गैर वर्गीय ये जो वर्ण होते हैं यदि ये आ जाते हैं म के बाद तो इनका तो कोई पंचम होता ही नहीं है। तो जब इनका पंचम नहीं होता है तो म का शुद्धतम रूप ही रखा जाता है। हाँ, अधिकतर रूप में हम उसको अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य तौर पर सम प्लस रचना। अब आप देखिए म के बाद र आया हुआ है, अब म के बाद र आया हुआ है लेकिन म ही रहेगा क्योंकि र का कोई पंचम होता ही नहीं है, कोई नासिकी है ही नहीं। तो यहाँ पर सम प्लस रचना हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर मानक हिंदी के अंदर हमने यहाँ पर इसको अनुस्वार के रूप में जगह दी है, संरचना के रूप में, ठीक है ना। तो एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, म को अगर यहाँ पर अनुस्वार के रूप में लिखा हुआ है और मैंने पूछ लिया कि अनुस्वार यहाँ पर कौन से पंचम का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएं शब्द शुद्धि में। तो एक बात ध्यान रखिए कि उस अनुस्वार के ठीक बाद में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है वर्गेतर, ये वाला लिखा हुआ है तो आप कहोगे यह अनुस्वार म का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर किसी भी वर्ग का, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, किसी का भी वर्ण लिखा हुआ है तो उसका पांचवा है ये अनुस्वार, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है। शब्द शुद्धि के साथ संधि और संधि के साथ वर्णमाला, तीनों का एक साथ इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछे भी गए हैं। तो अनुस्वार किसका प्रतिनिधित्व करता है? अनुस्वार के ठीक बाद वाला वर्ण देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा अनुस्वार किसका प्रतिनिधित्व करेगा, म का नहीं करेगा। हमें संधि पूर्व में नहीं जाना है क्योंकि ये संधि युक्त शब्द है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये इस प्रकार से 1 2 3 4 और आपके पास 5 संधियाँ जो वर्णमाला से ही आपको निकाल के मैंने बताई है। इसके अलावा आगे कम से कम 5 नियम और ठीक इसी प्रकार से बताऊंगा। आपको केवल वर्णमाला का ध्यान रखना है और वर्णमाला के साथ इनको देखना है। हम इसके एग्जाम्पल इसी आधार पर करेंगे, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लिखेंगे, केवल इन चीज़ों को वर्णमाला के साथ साथ समझना है।